चलिए, मेरा नाम डॉक्टर भानु सक्सेना है और आज हम एक नया जो लॉ है वो डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952। सिनेमेटोग्राफी एक्ट के बारे में मैं बता दूं कि ये हमारी डे टू डे लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। हम जब भी कोई मूवी देखने थिएटर्स वगैरह में जाते हैं या कोई भी मूवी जो हम टीवी पे देखते हैं या हम किसी भी जो सोर्स से अगर किसी मूवी को देखते हैं तो सबसे पहले उस मूवी का सर्टिफिकेट आता है। तो वो सर्टिफिकेट आपने देखा होगा, उस सर्टिफिकेट में ए सर्टिफिकेट, फिल्म का नाम, फिल्म की लेंथ और ये सब वाइट कलर का पहले एक सर्टिफिकेट आता है। तो वो जो सर्टिफिकेट है वो इसी एक्ट में इशू किया जाता है और इस एक्ट का नाम है सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952। कौन उस सर्टिफिकेट को इशू करता है और क्या अगर उस एक्ट में दिए हुए प्रोविजंस किस बेसिस पे उन मूवीज़ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, कौन सी अथॉरिटी है, नॉन कंप्लाइंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी की कंडीशन में किस प्रकार के ऑफेंसेस होंगे माने जाएंगे और किस प्रकार से पनिशमेंट किया जाएगा, ये सब चीज़ें इस एक्ट में हम पढ़ते हैं। तो इसको स्टार्ट करेंगे हम इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के पास बताना चाहता हूँ कि इस एक्ट में जो ये फिल्म सेंसर बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस एक्ट में एक फिल्म सेंसर बोर्ड इस्टेब्लिश करेगा जिसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एक जो चेयरमैन है वो अपॉइंट करेगा और 12 से 25 मेंबर्स उसमें होंगे। और वो बोर्ड जो होगा, उस बोर्ड का जो अल्टीमेट ड्यूटी है वो ये रहेगी कि जो पब्लिक एग्जीबिशन के लिए जितनी भी मूवीज़ जो हैं वो शो की जाएंगी, जिनको हम सिनेमेटोग्राफ के नाम से जानते हैं, तो उनको एग्जिबिट किया जाए कि नहीं किया जाए, किन कॉशंस के साथ में उनको एग्जिबिट किया जाए। अगर वो कंटेंट उसके इस प्रकार के हैं कि केवल एडल्ट्स को ही उनको देखना चाहिए तो ए सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। अगर वो किसी स्पेशल क्लास के लिए सर्टिफिकेट के लिए फिल्म बनी हुई है तो एस सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। अगर वो किसी ऐसे कंटेंट हैं उस मूवी में कि उस फिल्म को किसी पेरेंट्स और गार्जियन के सुपरविजन में देखनी चाहिए तो फिर वो उसमें यूए सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। और अगर वो ओपन फॉर ऑल है, वो किसी भी एज का अगर कोई देख सकता है तो उसको यू सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाता है। तो यहाँ पर जो फिल्म सेंसर बोर्ड जो है वो ये काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। और ये फिल्म को एग्जिबिट करने से पहले हर प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की या मेकर की ये ड्यूटी है कि उसके सबसे पहले वो फिल्म सेंसरशिप बोर्ड से उसको पास करवाए। देन आफ्टर ही विल गेट द सर्टिफिकेट एंड अकॉर्डिंग टू दैट सर्टिफिकेट ही कैन एग्जिबिट दैट सिनेमेटोग्राफ। एक और बात इसमें यह है कि इसमें जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, हम उसको कहते हैं, उस बोर्ड को सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन। तो ये जो सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन है, ये इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इस बोर्ड का वो 1 जून 1983 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको किया मुंबई में। ध्यान रखिएगा, हमारा जो बॉलीवुड है, हमारी जो फिल्म सिटी, जो सबसे बड़ा जो हमारा बॉलीवुड का जो एरिया है वो महाराष्ट्र में मुंबई में है। और ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है 1 जून 1983 को ये मुंबई में इसको इस्टेब्लिश किया। उसके बाद में इसके कई रीजनल ऑफिस खोले। तो रीजनल ऑफिस इसके चेन्नई में, कोलकाता में उस वक्त पहले थे, लेकिन आज की तारीख में कई इसके ऐसे जो रीजनल ऑफिस हैं, जैसे मुंबई में तो है ही, चेन्नई में है, कोलकाता में है, बेंगलुरु में है, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, कटक, गुवाहाटी, ये इस प्रकार के रीजनल इसके सेंटर्स भी हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी को महाराष्ट्र जाके ही सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए फिल्म एग्जिबिट करना पड़े। वो अपने रीजनल ऑफिस में जाके कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, कटक, गुवाहाटी जाके भी उन फिल्म को एग्जिबिट करके उनका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो बोर्ड है ये 1 चेयरमैन प्लस 25 मेंबर्स, मतलब 12 to 25 मेंबर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा भी उचित समझे, 12 से 25 मेंबर्स इसमें होंगे जो 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। तो ये बोर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये बोर्ड जो है वही एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर द प्री सेंसरशिप ऑफ द सिनेमेटोग्राफ। तो इसमें 1 चेयरमैन प्लस 12 से 25 मेंबर होंगे जो 3 साल तक अपनी सर्विसेज देंगे। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक एडवाइजरी पैनल इस बोर्ड के लिए या एक से ज़्यादा एडवाइजरी पैनल्स जो हैं इस बोर्ड को असिस्ट करने के लिए बना सकती है। उस एडवाइजरी पैनल का क्या काम होगा कि अगर किसी रीजनल ऑफिस में अगर कोई प्रोड्यूसर, मेकर इस फिल्म को अगर दिखाने से पहले वो सर्टिफिकेशन के लिए गया है
और वो ये कन्वे करना चाहता है कि मेरी फिल्म जो है उसके जो कंटेंट हैं ये सोसाइटी के लिए हार्मफुल नहीं होंगे, या ये फिल्म अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, किसी भी एज का पर्सन इसको देख सकता है, इसमें कोई ऑब्ससेनिटी नहीं है। अगर ऑब्ससेनिटी है भी तो वो आर्टिस्टिक वर्क है, इसलिए उसको ऑब्ससेनिटी नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के इस प्रकार के कंटेंट जो किसी वायलेंस को, किसी एब्यूज़ को अगर बताते हों तो उनकी नेसेसिटी क्यों है इस फिल्म में। आप सब देखा होगा कि हम नेटफ्लिक्स वगैरह पे जाते हैं तो उसमें एज लिखी हुई रहती है और कॉशंस लिखे हुए आते हैं कि इसमें सेक्स, वायलेंस और एब्यूज़ वर्ड वगैरह यूज़ हुए हैं। तो इस प्रकार की फिल्म जो है या तो वो एडल्ट सर्टिफिकेट उसको दिया जाएगा या यूए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इट मीन्स अंडर द सुपरविजन ऑफ एनी एडल्ट पर्सन और एनी गार्जियन, उसकी सुपरविजन में वो फिल्म देखी जाएगी। तो यहाँ पर जो ये जो एडवाइजरी पैनल है, ये एडवाइजरी पैनल जो है, ये जो बोर्ड है जो सर्टिफिकेट इशू करता है, इसको एडवाइज़ करता है कि क्या कंटेंट ठीक रहेंगे, क्या कंटेंट हार्मफुल हो सकते हैं। तो जो एडवाइजरी पैनल बनाया जाएगा ये बोर्ड को असिस्ट करने के लिए ही बनाया जाएगा। सेक्शन 5 में इस पैनल को हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कॉन्स्टिट्यूट करती है सेक्शन 5 में। और ये जो पैनल है ये बोर्ड को असिस्ट करेगा और बोर्ड को रिकमेंडेशन भेजता है कि साहब इन फिल्म का परीक्षण करके उनके आधार पे इनको दिखाया जा सकता है। यहाँ पर इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो पैनल जो है, इस पैनल को कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलती है। ये पैनल जो है रेम्यूनरेशन पे काम करते हैं। जो फीस जमा होती है तो फीस में से इनको रेम्यूनरेट किया जाता है। अच्छा, इस एक्ट में ये बात भी लिखी हुई है कि अगर कोई अपील इसकी, अगर कोई व्यक्ति विक्टिम है बोर्ड के किसी ऑर्डर का, जैसे उसने यू सर्टिफिकेट के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड फिल्म के लिए कि वो किसी भी एज का व्यक्ति उसको देख सकता है, ऐसी उसने फिल्म बनाई। लेकिन जब वो बोर्ड के पास में गया, उसको प्री सेंसरशिप बोर्ड के पास में जब वो गया उसके पास में, तो बोर्ड ने उसको यू सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। या तो बोर्ड ने उसको यूए सर्टिफिकेट दे दिया कि आप इसको हर आदमी नहीं देख सकता, इसको अगर बच्चे देखेंगे भी या एडोल्सेंट देखेंगे भी इसको तो वो मदर फादर की या गार्जियन की प्रेजेंस में इस फिल्म को देखेंगे। या उस फिल्म को ए सर्टिफिकेट दे दिया, तब वहाँ पर वो व्यक्ति तो उसको यू सर्टिफिकेट दिलवाने आया था, अनरिस्ट्रिक्टेड किसी भी एज का व्यक्ति देख सकता है। लेकिन बाद में उसको मालूम पड़ा कि बोर्ड ने उस फिल्म को एडल्ट के लिए ही कंसीडर किया, एडल्ट से नीचे के लोग इस फिल्म को देख ही नहीं सकते। या एस सर्टिफिकेट दे दिया, स्पेशल कैटेगरी के लोग ही देखेंगे, उसको बच्चे नहीं देख सकते, महिलाएं नहीं देख सकती। तो वो व्यक्ति विक्टिम माना जाएगा। अब वो बोर्ड के इस ऑर्डर के अगेंस्ट कि साहब हमको ए सर्टिफिकेट दे दिया, हम तो यू सर्टिफिकेट मांगने आए थे, हमको ए सर्टिफिकेट दे दिया, तो वो व्यक्ति अपील कर सकता है। अब यहाँ पे जो अपील करने की जो बात है वो देखिए, सुनिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड के जो ऑर्डर है उसका कोई विक्टिम अगर है तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल जो इस एक्ट में कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा उसमें बोर्ड के ऑर्डर की अपील कर सकता है। तो वो विक्टिम जो है वो जाएगा जो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में जाएगा, और वो अपीलेट ट्रिब्यूनल जो होगा वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कॉन्स्टिट्यूट करती है। उसमें 1+4 मेंबर्स होते हैं, और जो इसमें जो चेयरमैन होता है वो हाई कोर्ट जज के इक्विवेलेंट कोई व्यक्ति होता है, या तो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होगा या हाई कोर्ट जज, या हाई कोर्ट जज बनने के लिए एलिजिबल है उस पर्सन को हम यहाँ पे उसका अपीलेट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बनाएंगे। और +4 मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स जो होंगे उनकी क्वालिफिकेशंस वगैरह जब है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और ये जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है, इस ट्रिब्यूनल के जो चेयरमैन है, जो हाईकोर्ट के जज होते हैं, उनको तो सैलरी दी जाएगी। बाकी जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं 4 मेंबर्स, उनको रिम्यूनरेट किया जाएगा। वो जो फीस जो जमा की जाएगी उसी में से वो रिम्यूनरेट होंगे, उनको कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी। और ये जो बोर्ड है, अपीलेट बोर्ड जो है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो करेगा। और ये जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है ये अपने सामने अपील को चलाने के लिए अपनी प्रोसीजर, अपनी प्रक्रिया खुद डिसाइड कर सकता है। वो CPC CRPC किसी भी प्रक्रिया से वो बंधा हुआ नहीं रहेगा, वो अपनी प्रक्रिया खुद डिसाइड करेगा, लेकिन दैट प्रक्रिया शुड बी अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो होना चाहिए। इस ट्राइब्यूनल में एक सेक्रेटरी भी होगा, ये बात कही गई है, इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सेंसरशिप बोर्ड का विक्टिम है तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा रहा है। वो अपीलेट ट्रिब्यूनल भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा,
वो जो बोर्ड है जिसका वो व्यक्ति विक्टिम था, तो बोर्ड के ऑर्डर के अगेंस्ट, जब आप खुद सोचिए कि एक व्यक्ति जो मूवी मेकर है उसने बोर्ड को प्री सेंसरशिप के लिए मूवी दिखाई, वो चाहता उसे यू सर्टिफिकेट मिले, बोर्ड ने उसको ए सर्टिफिकेट दे दिया। अब वो अपील में जा रहा है, तो अपीलेट अथॉरिटी भी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया ट्राइब्यूनल है। वो क्वासी जुडिशियल कोर्ट होता है, क्योंकि एक हाई कोर्ट के जज के लेवल का व्यक्ति बिठाते हैं, बाकी रिमेनिंग 4 मेंबर्स होते हैं, तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूट किया गया जो है वो अपीलेट ट्राइब्यूनल होता है। तो यहाँ पर उस ट्राइब्यूनल के अंदर सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट भी होता है, और सेक्रेटरी जो है इस अपीलेट बोर्ड का, वो उस ट्राइब्यूनल्स के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड वर्क है या उन ऑर्डर्स की जो अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा पास किए जाएंगे, उन सबकी अथेंटिसिटी के लिए उस पर सिग्नेचर करता है, ये उसका काम होता है। अब इस एक्ट के कुछ और फीचर्स भी हैं जिसको हम समझते हैं सिनेमेटोग्राफी एक्ट के कुछ फीचर्स। अभी तो हम एलिमेंट्री बात कर रहे हैं इस पे, हम सब्सिक्वेंटली इस पे इन डेप्थ हम इस पे सेक्शन वाइज बात करेंगे, लेकिन अभी केवल समझाने के लिए अभी ये जो इनिशियल इंट्रोडक्टरी कमेंट्री है। तो यहाँ पर आपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a) पढ़ा होगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये जो मूवीज़ हैं, ये मूवीज़ जो हैं ये भी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ही अंडर आती हैं, लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारा आर्टिकल 19(1)(a) राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो हमारा एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इस राइट पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं, और ये जो रिस्ट्रिक्शंस जो इम्पोज किए जाएंगे वो किन ग्राउंड्स पे होंगे, तो ये भी लिखा हुआ है उसमें कि जो स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं वो कौन कौन से होंगे। तो हम उन ग्राउंड्स पे भी एक बार हम चर्चा करते हैं कि वो कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 को हम चैलेंज कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 का जो ए पॉइंट है उस पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं, और वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि किन ग्राउंड्स के बेसिस पे आर्टिकल 19(a) को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। दैट रिस्ट्रिक्शन शुड बी रीजनेबल। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि कोई किसी भी प्रकार का ऐसा रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाए जा सकते हैं अगर वो किसी कंट्री के इंटरेस्ट में या उसकी सोवरेनिटी को या उसकी इंटीग्रिटी को किसी प्रकार से डिमोलिश करते हों, है ना, या उसको नुकसान पहुंचाते हो, सोवरेनिटी को या इंटीग्रिटी को, इंडिया की भाईचारापने को, लोगों की एकता को अगर वो तोड़ती हो, तो इस प्रकार के राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका जो है उस पर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं। उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति ने मूवी बनाई है तो मूवी में भी अगर सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी को लेकर कोई बात आती है तो उस मूवी पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है वो बोर्ड भी और वो अपीलेट ट्राइब्यूनल भी। वो किसी प्रकार की सिक्योरिटी, स्टेट की जो सिक्योरिटी है उसको इन डेंजर करती है कि उसके लिए किसी प्रकार से हार्मफुल होती है तो भी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं। किसी प्रकार का जो फ्रेंडली रिलेशन है किसी फॉरेन कंट्री के साथ में, अगर वो उसके फ्रेंडली रिलेशंस को अगर किसी प्रकार से एडवर्सली इफेक्ट करते हैं तो उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं। उसके बाद में अगर वो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है, किसी डिसेंसी या मोरालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मोरालिटी के अगेंस्ट है, या किसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या डिफामेटरी है, इस प्रकार की कोई मूवी भी या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच भी अगर किसी प्रकार का पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है, डिसेंसी और मॉरलिटी के अगेंस्ट है, या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, किसी कोर्ट के किसी ऑर्डर का कंटेम्प्ट करता है, या फिर वो डिफामेटरी है, किसी व्यक्ति के इंसल्ट करता है, तो इस प्रकार के राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो आप आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में। और इन्हीं सेम ग्राउंड्स पे किसी फिल्म के एग्जीबिशन पे भी रोक लगाई जा सकती है। तो ये जो लॉ है हमारा सिनेमेटोग्राफी एक्ट, ये बात इस लॉ में भी ऐसी बात लिखी हुई है कि इस पे भी मूवी के एग्जीबिशन पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि फिल्म में शुरू में कई प्रकार, एक तो सर्टिफिकेट दिखाते हैं, उसमें ए सर्टिफिकेट है, यू सर्टिफिकेट है, एस सर्टिफिकेट है, ये सब लिखा रहता है। दूसरी बात ये भी लिखी रहती है कि ये जो मूवी है ये किसी सत्य घटना पर आधारित है या किसी व्यक्ति, ये काल्पनिक है, इसका किसी भी व्यक्ति का लेना देना नहीं है। इस प्रकार के डिस्क्लेमेशन जो है वो देखने को मिलते हैं हमको, तो ये ज़रूरी है।
अदरवाइज वो डिफॉर्मेशन नहीं हो जाए किसी का, तो इस बात को का ध्यान रखना पड़ता है। कोई मॉरलिटी या डिसेंसी के अगेंस्ट है, जैसे ऑब्ससीनिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए, न्यूड पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए, और आप लोगों ने ये सुना होगा इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट है एक, तो किसी भी महिला का उसमें इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। अगर इनडिसेंट अननेसेसरी रिप्रेजेंटेशन है, अगर रिक्वायर्ड है तो ठीक है। रिक्वायर्ड कब होगा? जब कोई आर्टिस्टिक वर्क हो, कोई ओरिजिनल किसी इवेंट पे बेस्ड फिल्म हो, तो उसमें तो दिखा सकते हैं आप, क्योंकि वो उसकी इंटेंसिटी, उसकी डेप्थ को दिखाने के लिए इस प्रकार की ज़रूरी हैं चीज़ें। लेकिन अननेसेसरी आप उसमें ऑब्ससीनिटी या न्यूड पिक्चर्स वगैरह या किसी वुमेन का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वगैरह आप नहीं दिखाओगे। तो इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन भी इस सिनेमेटोग्राफी एक्ट में आते हैं। ये इनिशियल कमेंट्री है, मैं फिर से बता दूं अपने व्यूअर्स को, अपने लोगों को, कि ये इनिशियल कमेंट्री है। हम सब्सिक्वेंटली इसको सेक्शन वाइज हम सब्सिक्वेंट सेक्शंस में हम पढ़ेंगे इसको। तो इसमें यह है कि जो मूवी जो है वो उसको किस बेसिस पे उस पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज होंगे। तो यहाँ पर एक बात कही गई है इसमें कि सर्टिफिकेट देने के लिए जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो ट्राइब्यूनल हो, वो ये बात चेक करेगी कि क्या ये फिल्म एग्जीबिशन के लिए, मतलब पब्लिक एग्जीबिशन के लिए क्या ये फिल्म ओके है। क्या वही वाली बात है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में, कि क्या ये किसी इस कंट्री की सोवेरेनिटी के लिए या उसकी डिसेंसी, मॉरलिटी, फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज या इंटीग्रिटी क्या एडवर्स है, क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्या वो डिफामेटरी है। तो इन बेसिस पे वो जो सर्टिफिकेट इशू करने वाली अथॉरिटी है, इस बेसिस पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज लगा कर सकती है। अगर उसको ऐसा लगता है कि कुछ फिल्म के शॉर्ट काट दिए जाएं तो ये समस्या खत्म हो जाएगी, तो वो सेपरेबल कर सकते हैं, उसको सेपरेबिलिटी एप्लीकेबल हो जाएगी वहाँ पे, कि ठीक है जितना इनकंसिस्टेंट है उतना पार्ट जो इनसेपरेबल है तो उतने पार्ट को आप काट दो। जैसे कोई गाना इनडिसेंट है, अननेसेसरी है, कोई स्टेटमेंट किसी व्यक्ति को की डिफामेशन करता है, किसी व्यक्ति की रेप विक्टिम का नाम अगर आपने दिखा दिया है, जो कि कोर्ट ने कहा है कि रेप विक्टिम का नाम यूज़ नहीं किया जाएगा फिल्म में, और उस रेप विक्टिम का नाम अगर आपने फिल्म में बता दिया है, तो वो सेंसरशिप बोर्ड उतना पोर्शन उस फिल्म से काट भी सकता है। और तो ये सेंसरशिप बोर्ड जब उस पर सेंसरशिप लगाता है तो कुछ शॉर्ट्स, कुछ सीन, कुछ एब्यूज वर्ड, कुछ ऑब्ससिनिटी वगैरह कोई वो कट शॉट भी कर सकता है, और उसके साथ में फिर उस फिल्म को रिलीज़ किया जा सकता है। अब इस प्रकार की रिलीज़ होने के बाद में एक बार अगर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट इशू कर दिया तो सब्सिक्वेंटली फिर इस बात पे कभी क्वेश्चनिंग नहीं की जाएगी कि मॉरलिटी के अगेंस्ट है, कि डिसेंसी के अगेंस्ट है, कि डिफामेटरी है। सेंट्रल बोर्ड के पास कर देने के बाद में ये सब बातें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इन सब फिल्टरेशन जो है वो सेंट्रल बोर्ड को ही करना है। सेंट्रल बोर्ड ऑलरेडी आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 तो इस एक्ट के सेक्शन 5B में ऑलरेडी ये सब चीज़ें चेक कर चुका है। और एक बार अगर सेंट्रल सेंसरशिप बोर्ड के द्वारा उस फिल्म को ओके कर दिया गया है, चाहे सर्टन अमेंडमेंट्स या विदाउट एनी अमेंडमेंट अगर उसको पास कर दिया है, या फिर उसको ए सर्टिफिकेट देके एडल्ट्स के लिए ओपन कर दिया है, या यूए सर्टिफिकेट देके जो पेरेंट्स हैं उनकी गार्जियनशिप में किसी व्यक्ति को फिल्म देखना अलाउ कर दिया है, तो सब्सिक्वेंटली फिर उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आपको रिट के फॉर्म में आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि जय संतोषी माँ के लिए ऐसे हम केस लॉ पढ़ते हैं कि जय संतोषी माँ एक मूवी बनी थी, उसमें हिंदू की भावना जो है वो उससे उनको आहत लगा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही कि अगर जिनकी भावनाओं को आहत लग रहा है वो मूवी देखने नहीं जाए, क्योंकि ये फिल्म जो है सेंसरशिप बोर्ड के द्वारा पास कर दी गई है, तो ऑलरेडी इसमें फिल्ट्रेशन वगैरह लग चुके हैं। तो इसी प्रकार से फिल्म थी बैंडेड क्वीन, आपने नाम सुना होगा। बैंडेड क्वीन में भी न्यूड पिक्चर्स दिखाई गई हैं उस रेप की विक्टिम की, तो उसमें भी कोर्ट ने मना कर दिया इंटरफेरेंस करने को कि नहीं, इस प्रकार की जो ये न्यूड पिक्चर्स नहीं मानी जाएंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूट किया गया बोर्ड, सेंसरशिप बोर्ड, इसको ऑलरेडी मॉनिटर कर चुका है, तो इसको ऑब्ससिनिटी नहीं मानी जाएंगी। वो आर्टिस्टिक वर्क है, वो सोसाइटी में मैसेज प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई फिल्म है। उसमें इतनी जो न्यूड पिक्चर बताए हैं उस रेप की विक्टिम का, तो वो जस्टिफाइड है, क्योंकि वो उस फिल्म में एक मैसेज है जो सोसाइटी में बताता है कि रेप की विक्टिम के साथ में क्या क्या हुआ था। तो वो एक आर्टिस्टिक वर्क भी है, वो एक सच्ची घटना पर आधारित भी है। तो इस प्रकार का उन्होंने उस न्यूड पिक्चर को भी ऑब्ससिनिटी नहीं माना और अलाउ कर दिया, और ये कहा कि सब्सिक्वेंटली वो
मॉरलिटी के अगेंस्ट उसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसकी ऑलरेडी चेकिंग की जा चुकी है। तो ये सब बातें इसमें एक हैं। और इसमें एक बात और है कि अगर किसी पर्सन की अगर डिफामेशन अगर होती है उसमें, तो डिफामेशन जो है वो व्यक्ति अगर चाहे तो वो लॉ ऑफ टॉर्ट में या रिट पिटिशन में वो चैलेंज तो कर सकता है उसको। तो कोई भी फिल्म जो है वो डिफामेटरी नहीं हो सकती, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है जो ये कह रहा है उसको डिफामेशन हुई, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि इस फिल्म में उसका नाम लिया गया है या उसी को शो किया गया है। इसी प्रकार से अगर कोई पर्सन किसी मूवी पर कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करना चाहता भी है तो कॉन्स्टिट्यूशन ये परमिशन देता है गवर्नमेंट को कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकते हैं। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं, इसके लिए बिल्कुल भी रोका नहीं किया गया है। बट दैट रीजनेबल शुड बी, दैट restriction should be reasonable. और what is the reasonability? Who will decide the reasonability? Supreme Court will decide the reasonability कि ये आपका जो आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए में आपको जो फंडामेंटल राइट दिया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या जिस पर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए, तो क्या वो रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल हैं या अनरीजनेबल हैं? तो इस बात की चेकिंग सुप्रीम कोर्ट हमेशा ही फंडामेंटल राइट्स के सेफगार्ड के रूप में कर सकता है। आर्टिकल 32 और 226 में हाईकोर्ट भी इस मामले में एम्पावर्ड है। उसके बाद में इस फिल्म का वो जो सर्टिफिकेशन के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ कि ए सर्टिफिकेट एडल्ट व्यक्ति के लिए ए सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। उसके बाद में एस सर्टिफिकेट जो है वो स्पेशल क्लास के लिए अगर कोई फिल्म बनी हो, जैसे अगर मान लीजिए LGBT के लिए कोई फिल्म बनी है तो वो LGBT वो एस सर्टिफिकेट के साथ में इशू होगी। अगर वो किसी एक कोई बायोलॉजिकल मूवी है, किसी डॉक्टर या किसी दूसरे पर्पस के लिए बनाई गई फिल्म है, साइंटिस्ट के लिए बनाई गई फिल्म है या एक पब्लिक एग्जीबिशन में दिखाई जाएगी, तो उसको एस सर्टिफिकेट डिनोट किया जाता है। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि यू सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड होता है, वो किसी भी एज का बच्चा देख सकता है, किसी भी एज का एडल्ट और एडोल्सन वो देख सकते हैं उस फिल्म को। और एक होता है यूए सर्टिफिकेट, तो वो किसी एडल्ट के सुपरविजन में ही देखी जाएगी फिल्म में, अदरवाइज वो बच्चा जो है या एडोल्सन उसको आइसोलेशन में या अकेले बैठ के उस फिल्म को नहीं देखेगा। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट में की जो ऑब्सीनिटी है, अगर कोई व्यक्ति अननेसेसरी इस प्रकार का ऑब्सीन दिखाता है तो उसको सेंसर बोर्ड कट शॉर्ट कर ही देगा, उसको उस सीन को काट देगा। ऐसा हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन इस प्रकार का जो एक सेक्शन है बच्चों आईपीसी में, सेक्शन 293 एंड 292, मतलब 292 एंड 293 आईपीसी का, वो ऑब्ससिनिटी को के लेकर है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऐसा मटेरियल सेल रेंट पे नहीं दिया जाएगा जिसमें कोई ऑब्सीन्स है। और 293 भी ये कहता है कि किसी अडल्ट पर्सन को जिसकी एज जो है वो 21 ईयर्स से कम है, किसी व्यक्ति को इस प्रकार के कंटेंट बेचना जो है वो गलत है। तो ये अपने आप में एक ऑफेंस है विच इज़ मेंशन इन आईपीसी। आर्टिकल 19(1)(a) राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 पे। तो यहाँ पे आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 पे ये रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल हैं, इसीलिए आर्टिकल हमारा जो आईपीसी का जो सेक्शन है 292 293 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। इसीलिए वो किसी भी प्रकार से सेक्शन 292 293 आईपीसी का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) को इनके अगेंस्ट नहीं है। इसीलिए डिफरेंट केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आईपीसी का सेक्शन 293 और 292 अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज गवर्नमेंट जो है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है। और यही चीज़ मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेंसरशिप बोर्ड है वो उस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है। वो सर्टिफिकेट भी इशू कर सकता है, वो रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकता है, वो कट शॉर्ट भी कर सकता है सीन्स को, और उसके अलावा वो इस फिल्म को एग्जिबिट करने से भी मना कर सकता है। इस प्रकार का कोई भी ऐसा डिसीजन होगा वो 10 सालों के लिए एग्जिस्टेंस में रहेगा। तो 10 साल के बाद में फिर वो फिल्म जो है वो इन सब बंधनों से फ्री हो जाएगी, ओपन पब्लिक के लिए जो है वो ओपन हो जाएगी। अब इस पे क्या पेनल्टी इम्पोज की जाएंगी अगर कोई व्यक्ति इसके कंट्रावेंशन में, अगर किसी प्रकार का कोई अगर इसमें इस एक्ट के या बोर्ड के या जो अपीलेट
अथॉरिटी है इसमें, अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसके ऑर्डर की नॉन कंप्लाइंस करता है, या ए सर्टिफिकेट इशू करने के बाद में उसको ऐसे लोगों को भी दिखाता है जो एडल्ट नहीं है, या यूए सर्टिफिकेट को विदाउट द गार्जियनशिप ऑफ, विदाउट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द गार्जियंस अगर वो शो करता है, या फिर वो फिल्म जो रिस्ट्रिक्ट की गई है उसमें जो गाने हटाने को कहे हैं बाद में धीरे से वो गाने वगैरह जोड़ देता है। तो इस प्रकार से अगर वो कोई भी इन कंट्रावेंशन कोई काम, ऐसा कोई काम करता है तो फिर उस पर पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। और इस मामले में ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ एविडेंस का एक कॉन्सेप्ट है बर्डन ऑफ प्रूफ। इस मामले में बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति का होगा जिस पर एलिगेशन लगाए गए हैं, प्रोसिक्यूशन का नहीं होगा। उस व्यक्ति पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा जो व्यक्ति कहता है कि साहब मैंने इस एक्ट की नॉन कंप्लायंस नहीं की है, तो कोर्ट कहेगा इसको प्रूव कीजिए कि आपने नॉन कंप्लायंस नहीं की। इस बात का भी बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति के ऊपर होगा। अब इसमें यह है कि इसमें अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को या बोर्ड के द्वारा बताए गए किसी भी ऑर्डर को नॉन कंप्लायंस करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा 3 ईयर्स तक का, और 1 लाख रुपीज़ तक का उस पर जो है वो फाइन इम्पोज कर सकता है। और अगर वो सब्सिक्वेंटली उसको चालू रखता है, मतलब नॉन कंप्लायंस अगर बनी रहती है, तो पर डे के हिसाब से 20,000 रुपीज़ पेनल्टी उस पर इम्पोज की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जो उसका जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 6A में दिया हुआ है, 3 ईयर्स, 1 लाख रुपीज़ फाइन, और पर डे के हिसाब से 20,000 रुपीज़। अगर वो जारी रहता है अपराध तो 20,000 रुपये पर प्रतिदिन के हिसाब से उस पर जो है वो फाइन इम्पोज किया जाएगा। और इसमें एक बात और जो इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर ऐसी फिल्म बनाने वाले पर तो ये 3 फिल्म बनाने एग्जिबिट करने वाले पर तो 3 वर्ष का कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना या प्रतिदिन के हिसाब से 20,000 रुपये का फाइन इम्पोज किया जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति जो उसको परमिशन दे रहा है ऐसी फिल्म दिखाने की, जैसे थिएटर होल्डर हो गया है ना, थिएटर का कोई मालिक हो गया, तो उसके लिए भी ये बात लिखी हुई है कि उसको भी पनिशमेंट दिया जाएगा, जो कि 3 मंथ से लेकर 3 ईयर्स तक का होगा पनिशमेंट, और 20,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का फाइन इम्पोज किया जा सकता है उस पर। और अगर वो लगातार प्रतिदिन अगर इस एक्ट का उल्लंघन करता रहता है तो 20,000 रुपये प्रतिदिन उस पर भी फाइन लगेगा। तो इसमें 2 प्रकार के फाइन दिए हुए हैं, एक वो जो इस एक्ट की नॉन कंप्लायंस करता है, वो प्रोड्यूसर, वो मेकर, उस पर 3 वर्ष 1 लाख रुपए जुर्माना, प्रतिदिन के हिसाब से 20,000 रुपये की पेनल्टी। और जो व्यक्ति उसको परमिशन देता है कि हाँ भैया ऐसी फिल्म दिखाए, तो उसको 3 माह से लेकर 3 साल तक का कारावास, 20,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक प्रतिदिन 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, और प्रतिदिन के हिसाब से 20,000 रुपये फाइन इम्पोज होगा। इस मामले में जो कॉग्निजेंस लेंगे वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसमें कॉग्निजेंस लेंगे, और ये उनके लिए फिजिबल होगा कि वो 5,000 रुपीज़ से ऊपर का जुर्माना वो लगा सकते हों। तो वहाँ पे जुर्माने की कोई रकम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, जैसे कि सीआरपीसी में से कहा गया है कि 5,000 और 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा का फाइन इम्पोज नहीं कर सकते। लेकिन जब वो इस एक्ट में कॉग्निजेंस लेंगे तो फिर वो उस लिमिट के बियॉन्ड भी जो है वो फाइन इम्पोज कर सकते हैं, जैसे कि इसमें लिखा ही हुआ है 3 वर्ष तक का कारावास, 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, और प्रतिदिन के हिसाब से 20,000 रुपये। ये उनकी पावर इस एक्ट में बढ़ जाती है ना। अगर कोई फिल्म ऐसी है जो इन कंट्रावेंशन जो इन में दिखाई जा रही है, तो ऐसी फिल्म स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब जो गवर्नमेंट जो है उस फिल्म को जो है वो फॉरफिट कर लेगी, और फिर वो फिल्म जो है वो अपने पोजीशन में ले लेगी, उसको कहीं भी एग्जिबिट नहीं किया जा सकता। अब इस फिल्म में एक बहुत अच्छी बात है, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई 3 साल से कम का बच्चा है, फिल्म भले ही ए सर्टिफिकेट हो, लेकिन 3 साल का बच्चा गोदी में फिल्म बैठ के देख रहा है, मदर फादर और उनका 3 साल का बच्चा है, मदर फादर तो दोनों एडल्ट हैं, वो फिल्म जो देखने गए हैं वो एडल्ट सर्टिफिकेट की है, अब वो एडल्ट फिल्म देख रहे हैं और 3 साल का बच्चा उनकी गोदी में बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि वो 3 साल का बच्चा बैठा हुआ है तो मदर फादर या ये इस एक्ट का वायलेशन हो रहा है। तो 3 साल से कम के बच्चे की चूंकि कोई समझ नहीं होती है, तो इसलिए 3 साल से कम की उम्र का बच्चा अगर मदर फादर की गोदी में बैठा हुआ भी है तो उसको इस एक्ट के अंदर अपराध नहीं माना जाएगा। और किसी भी दशा में केंद्र सरकार को अगर ये ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है या उसकी फिल्म जब्त की जा सकती है, तो सभी कंडीशंस में उस व्यक्ति को सुनने का अवसर, मतलब सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। अवसर देने के बाद में उसको अपनी पूरी बात कहने का मौका दिया जाएगा, और पूरी बात कहने के बाद ही उस फिल्म पर किसी प्रकार का एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो सीन काटना हो,
चाहे उस फिल्म को फॉरफीट करना हो, चाहे उस फिल्म को ए सर्टिफिकेट देना हो, यूए देना हो, एस देना हो, सभी मामलों में जो है वो उस व्यक्ति को सुना जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों की ये प्ली रहती है कि साहब ये आर्टिस्टिक वर्क है, इसमें ऑब्ससिनिटी मत देखिए, इसमें आर्टिस्टिक वर्क तो हमारा देखिए। ये उस आर्टिस्टिक वर्क को एक्सप्लोर करता है, बढ़ाता है। तो ये ओवरऑल ये इनिशियल समरी थी इस एक्ट की। और जो सब्सिक्वेंट हमारे जो लेक्चर्स होंगे, उन लेक्चर्स में हम ये बात समझेंगे कि ये सेक्शन, ये एक्ट किस प्रकार से फॉर्मुलेट किया गया है लेजिस्लेचर ने, और इसके सेक्शंस जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं हम उस पर 1 to 1 बात करेंगे। तो ये सिनेमेटोग्राफ की एलिमेंट्री कमेटी थी, कमेंट थे, एलिमेंट्री कमेंट्री थी ये। और इस एलिमेंट्री कमेंट्री के साथ में सब्सिक्वेंटली हम जो है वो इस एक्ट को अकॉर्डिंग टू द बेयर एक्ट हम इसको समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा जो 2 और वीडियोस इसमें बनेंगे, और दोनों वीडियो में विद सेक्शंस, विद सर्टेन इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम ये अपना पूरा सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 को कंप्लीट करेंगे। तो होपफुली ये आपको इनिशियल कमेंट्री समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं।